नमस्कार दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें भारत के टुकड़े करवाने वाला, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला, भारत से खालिस्तान को अलग करने वाला और एक अलगाववादी नेता जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, ये जेल में बैठा बैठा इलेक्शन जीत जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें इंदिरा गांधी की डेथ करने वाले बॉडीगार्ड का बेटा पंजाब से लोकसभा के लिए चुना जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें जम्मू कश्मीर का एक आतंकवादी जो आतंकवादियों को फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, वो तिहाड़ जेल में बैठा है और वो जेल में बैठा बैठा इलेक्शन जीत जाता है। ये कैसा लोकतंत्र जिसमें आतंकवादी जेल में बैठे बैठे इलेक्शन जीत रहे हैं। ऐसे लोग इलेक्शन जीत रहे हैं जो भारत के लिए खतरा है, सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, अलगाववादी नेता है, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का बेटा जीत जाता है जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। और ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें 46% ये जो लोकसभा के लिए नए एमपी चुने गए हैं 543, इसमें से 46% से ज्यादा के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 46% से ज्यादा, मतलब जो 543 नए लोकसभा के सांसद चुन के जाएंगे उसमें से 251 से ज्यादा के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, आपराधिक मामले हैं। तो हम इसकी थोड़ी गहन जांच करना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे कि इन लोगों को कब कब क्यों क्यों गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन सी जेल में ये बंद है और हमारे देश का संविधान क्या कहता है कि क्या ये नामांकन भर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं, अगर जीतने के बाद ये ओथ या शपथ ले सकते हैं या नहीं, या इनको दोषी करार दिया जाएगा, क्या ये संसद में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, इन सभी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को देखेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। लोकसभा इलेक्शन 2024 संपन्न हो चुका है। 46% ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज फेस क्रिमिनल केसेस। जो भी 46% नए एमपी चुने गए हैं इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, क्रिमिनल केसेज है। ये किसने कहा है? ये कहा है एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक नॉन गवर्नमेंट, एक एनजीओ है। ये भारत के अंदर काम करती है इलेक्टोरल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, चुनाव में सुधार के लिए और राजनीतिक सुधार के लिए। ये एक नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जो पिछले 25 साल से भारत में काम कर रहा है। 1999 में इसको बनाया गया था और ये काम करता है कि भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जाए, चुनाव में सुधार किया जाए और जो राजनीतिक दिक्कतें हैं उनमें भी सुधार किया जाए। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म और इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए पिछले 25 सालों से एक एनजीओ काम करता है और एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है कि ये जो इस बार जो एमपी चुने गए हैं 543 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, इसका 46% यानी 251 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। नॉर्मल मुकदमे नहीं, क्रिमिनल केसेज, अपराध करने वाले, डकैती, गुंडागर्दी टाइप के ऐसे मुकदमे दर्ज है। और इनमें से 27 को तो दोषी करार भी दिया जा चुका है। किसी को 6 महीने की सजा, किसी को 1 साल की सजा, किसी को 2 साल की सजा। तो इन 251 में से 27 तो ऐसे चुने गए हैं जिनको दोषी भी करार दिया जा चुका है। और यह समय समय पर बढ़ता रहा है। जब 2004 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें से 23% जो लोकसभा के सांसद थे उस टाइम के, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। 23% का मतलब हो गया 2004 में 125 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस हुआ करता था। फिर 2009 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इसमें 30% लोकसभा के सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज था। 30% का मतलब हो गया 162 लोग। उसके बाद जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 34% सांसदों के ऊपर, लोकसभा में चुने गए सांसदों में से 34% सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस था, मतलब 185 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस था। और अभी ये जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इससे जस्ट पहले वाला 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 43% सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस था, आपराधिक मुकदमा दर्ज था। मतलब ये 543 का हो गया 233 एमपी। तो आप देखो 2004 में ये हुआ करता था 23%, मतलब 125 सांसद। 2009 में ये हुआ करता था 30% यानी 162 सांसद। 2014 में हुआ करता था 34%, मतलब 185 सांसद। और 2019 में ये कितना है? 43% यानी 234 एमपी के ऊपर लोकसभा के सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। और ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है इसमें हमें पता चला कि पिछली बार ये 43 था, अब ये 46% हो गया है। मतलब 543 जो एमपी चुने गए हैं लोकसभा के लिए उसमें से 251 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है। कैसा लोकतंत्र है, कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें अपराधी लोग संसद में, इसलिए हम कहते हैं कि संसद में आधे से ज्यादा तो डकैत बैठते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है। इसमें से 27 तो दोषी करार भी दिए जा चुके हैं। एडीआर ने
एक और रिपोर्ट निकाली है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वही संस्था है, इसने थर्सडे को यह भी कहा है कि 93% विनर कैंडिडेट इन 2024 जनरल इलेक्शन आर करोड़पति। जो लोकसभा के लिए 543 सांसद चुने गए हैं अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, इसका 93% करोड़पति है। मतलब 504 लोकसभा इलेक्शन 2024 संपन्न हो गया, 543 लोकसभा सांसद होते हैं, लोकसभा के 543 सांसद होते हैं। इसका अगर आप 93% निकालोगे तो 504 सांसद करोड़पति है। ये डेटा आपको समझ में आ रहा है? हर एक पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देती है। हम सबको पता है कि कितनी कालाबाजारी होती है। जो चुनाव में पैसा खर्च कर पाने में सक्षम हो, जो थार दौड़ाए, स्कॉर्पियो दौड़ाए, बोरेलो दौड़ाए, पानी की तरह पैसा भाई, तभी तो जीतेगा ना आदमी। तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट को पकड़ा जाए जो फेमस भी हो, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, नॉर्मल हो, लेकिन उसके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए जो चुनाव में पैसा खर्च कर पाए। तो 93% जो नए सांसद चुन के गए हैं, मतलब 504, ये क्या है? करोड़पति है सारे के सारे। मतलब करोड़ से तो ज्यादा इनके पास पैसा है। और अगर हम इसको देखें, 2009 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर 58%, मतलब लोकसभा के जो 543 सांसद होते हैं उसका 58% है ना, इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी। फिर 2014 के अंदर हमने देखा, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला। 82% सांसद करोड़पति है। और 2019 के अंदर हमें यह देखने को मिला था कि 88% सांसद जो लोकसभा के लिए चुने गए हैं वो करोड़पति है। और अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमें देखने को मिला है कि 93% लोकसभा के सांसद जो चुने गए हैं ये करोड़पति है। मतलब 504 लोग करोड़पति है। तो 2009 में 58% हुआ करता था, 2014 में 82%, 2019 में 88% और 2024 में ये 93% हो गया है। तो इतना बड़ा झमेला है राजनीति के अंदर। राजनीति इतनी आसान नहीं होती, हम सबको पता है। यह भी एडीआर की रिपोर्ट ही है। अब हम थोड़ा इस बात पे चर्चा करते हैं। एक आर्टिकल आपने देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन 2024, सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह, इसको आप सब लोग जानते हैं। यह है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। कौन सी जगह से? खैबूर साहिब से। पंजाब में एक निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है खैबूर साहिब, वहां से अमृतपाल सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गया है। ये कौन है? ये है सरबजीत खालसा। सरबजीत खालसा कौन है? आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी की डेथ के पीछे कौन जिम्मेदार है? इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड, एक तो ये है, इसका नाम है सरदार बेअंत सिंह, और एक ये है, इसका नाम है सरदार सतवंत सिंह। ये इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये बेअंत सिंह के बेटे हैं। ये जो आपको सरबजीत खालसा दिखाई दे रहे हैं, ये बेअंत सिंह के बेटे हैं। और ये वही बेअंत सिंह है जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या की थी। इससे पहले भी ये 2004 में भी कोशिश कर चुके हैं, 2009 में भी कोशिश कर चुके हैं, कई बार ये 3-4 बार कोशिश कर चुके हैं और इस बार इनको सफलता मिली है। ये पंजाब के फरीदकोट से क्या बन चुके हैं? ये लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। मतलब इन्होंने चुनाव जीत लिया है। और ये दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। किसी भी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है, क्योंकि पार्टी तो इस बात से बचेगी, वरना फिर बवंडर हो जाएगा कि भाई ये तो उसका बेटा है जो इंदिरा गांधी का हत्यारा है, और ये एक अलगाववादी नेता है, सेपरेटिस्ट है। तो किसी पार्टी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, किसी ने टिकट नहीं दिया। ये निर्दलीय कैंडिडेट है दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट है और दोनों के दोनों ही जीत गए हैं। तो सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह लोकसभा का चुनाव जीत गया है। और सन ऑफ इंदिरा गांधी असैसिन, जो इंदिरा गांधी की हत्यारा था जिनका नाम था बेअंत सिंह, उनके बेटे भी ये लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। ये फरीदकोट से जीते सरबजीत खालसा, और ये खैबूर साहिब से जीते। मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, ये मायने नहीं रखता है। केस चल रहा है उस दौरान आप नामांकन भर सकते हैं। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, या आप अगर जेल में भी हैं, तो आप जेल में रहते हुए, केस चलते हुए नामांकन भर सकते हैं, नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद नहीं तो आपकी जगह कोई और व्यक्ति भी आपका नामांकन भर सकता है। तो ये संवैधानिक नियम है, इसलिए इन लोगों ने नामांकन भर लिया जेल में रहते हुए। ठीक है, इन्होंने तो खुद ही भर दिया, ये तो बाहर ही है, ये जेल में नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब पंजाब ये रहा, और पंजाब में कुल सीटें कितनी है लोकसभा की? 13। लोकसभा की टोटल सीटें पंजाब में 13। जैसे यूपी में 80 है, राजस्थान में 25 है ना, वैसे पंजाब में है 13। और पंजाब के अंदर देखो 2019 का मैं आपको नतीजा बताता हूं। 2019 में कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में
अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी और आपने आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो कांग्रेस ने 2019 में 8 सीट, भाजपा ने 2 सीट और ये वाला जो आपका अकाली दल है इसने 2 सीट और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट। तो ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया है और इसका जो रिजल्ट आया है इसमें हमें ये देखने को मिला है कि भाजपा ने 1 भी सीट नहीं जीती है। पंजाब की 13 सीटों में से भाजपा ने 1 भी सीट नहीं जीती है। पिछली बार 2019 में इसने 2 सीटें जीती थी और रीजन आप सबको पता है, किसान आंदोलन ने इतना बड़ा उग्र रूप ले लिया था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे नाखुश है पंजाब की जनता। इसलिए भाजपा के किसी कैंडिडेट को वहां पर बहुत ही बुरे हालात से जीते हैं, मतलब बहुत ही बुरे हालात में हारे हैं भाजपा के कैंडिडेट। बात करें कांग्रेस की 7 सीटें आई है इस बार पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की 3 सीटें आई है, अकाली दल की 1 सीट आई है और अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन है? ये दोनों ही हैं, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा, ये दोनों जीते हैं। तो ये इस बार पंजाब का लोकसभा इलेक्शन है कि कांग्रेस की 7 सीट, आम आदमी पार्टी की 3, अकाली दल की 1 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 और भाजपा को 1 भी सीट आपको पता है नहीं मिली है। ये भी कौन है? इनका नाम है सिमरनजीत मान और ये अकाली दल से संबंध रखते हैं। इनका क्या नाम है? अमृतपाल सिंह। और इनका भारत के संविधान में कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। कई बार इन लोगों ने कहा है ये सारे के सारे खालिस्तानी समर्थक है और इनका दोहरा चरित्र ये है कि एक तरफा संविधान में आस्था नहीं, उधर 8 सीटों पर खड़े होकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो खालिस्तानी अलगाववादी नेता जो खालिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करते हैं, इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, कोई रुचि नहीं है, भारत में कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ नहीं है, फिर भी 8 सीटों पर अकाली दल और खालिस्तानी समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें से ये जीत चुका है और इसमें से अकाली दल का ये इंसान जीत चुका है। ये जो अभी आपको मैं बता रहा था, अकाली दल की सीट है ना, वो सिमरनजीत मान है और ये 2 इंडिपेंडेंट मैं आपको बता चुका हूं। तो सिमरनजीत मान, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा जीत चुके हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है ना, ये दिखाता है कि इनका दोगलापन। उसके अलावा एक इंसान के बारे में और जानो, इंजीनियर राशिद को भी गिरफ्तार कर रखा है और तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। इनके ऊपर आरोप है, इनके ऊपर UAPA लगा हुआ है ना। UAPA का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, तो ये जो अमृतपाल सिंह है ना, अमृतपाल सिंह के बारे में आपको बता देता हूं। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर रखा है NSA के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटी, भारत के टुकड़े करवाने से संबंधित इन गतिविधियों के चक्कर में इसको NSA के अंदर गिरफ्तार कर रखा है। और ये जो इंजीनियर राशिद है, ये कहाँ के हैं? ये है जम्मू कश्मीर के और इनके ऊपर आरोप है कि ये टेरर फंडिंग करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको पैसा देते हैं। है ये इंजीनियर साहब और इन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया है। उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला सीट पर, जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को इन्होंने बारामुल्ला सीट पर हराया है इंजीनियर राशिद ने। ये तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और ये भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर बंद है। ये भारत को तोड़ने की या भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, इनको भी पकड़ रखा है। ये भी बारामुल्ला सीट से जीत चुके हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को हराकर जम्मू कश्मीर के अंदर। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न, कैन जेल्ड लोकसभा इलेक्शंस विनर टेक ओथ? जो भी लोकसभा के विनर कैंडिडेट है जो जेल के अंदर मौजूद है, जैसे इंजीनियर राशिद जेल के अंदर मौजूद है तिहाड़ जेल के अंदर, जैसे अमृतपाल सिंह ये मौजूद है असम के डिब्रूगढ़ की जेल में। असम के अंदर जो डिब्रूगढ़ जेल है वहां पर तो अमृतपाल बैठा है और ये जो इंजीनियर राशिद है ये कहाँ बैठा है? ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है। लीगल हर्डल्स फॉर MP इलेक्टेड इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह प्रिजन आफ्टर लोकसभा विन। लीगल हर्डल्स, क्या कानूनी दिक्कतें आने वाली है इनको? ठीक है, इंजीनियर राशिद मैं भी आपको बता रहा था तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। अगस्त 2019 से टेरर फंडिंग करने के लिए, टेरर को फाइनेंस करने के चार्ज में इनको पकड़ रखा है UAPA के अंदर। तो तिहाड़ जेल में 2019 से बंद है इंजीनियर राशिद तो। और अमृतपाल सिंह आपको पता है अप्रैल 2023 में इनको गिरफ्तार किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और ये असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओथ ले सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल शपथ ले सकते हैं, ये संवैधानिक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनका, ये संवैधानिक अधिकार है इनका कि अगर ये लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं
जनता के प्रतिनिधि बन गए हैं तो ये ओथ ले सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा कि बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के साथ इनको संसद तक लाया जाएगा और शपथ दिलवाकर वापस इनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल शपथ लेना या ओथ लेना इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। ये बड़ी सिक्योरिटी के साथ आएंगे संसद में, शपथ लेंगे और शपथ या ओथ लेने के बाद वापस से चले जाएंगे। अब इससे होगा क्या? अब इससे देश में अशांति फैलाएगी। पहले तो एक नॉर्मल आदमी की तरह बात करते थे, अब ये सांसद बन चुके हैं, एमपी बन चुके हैं। अब ये लोग जेल के अंदर से या संसद के अंदर अगर ये आते हैं तो संसद के अंदर आके फिर ये अशांति फैलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, ठीक है, भारत को बांटने की कोशिश करेंगे, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। तो ओथ लेके इनको भेज दिया जाएगा। क्या ये संसद में बैठ सकते हैं? इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जिसमें कैंडिडेट ने ओथ ले ली, शपथ ले ली, मान लो अमृतपाल सिंह ने ओथ ले ली या शपथ ले ली और अमृतपाल सिंह फिर वहां से जेल में बैठा बैठा बोलेगा कि मैं संसद में आने के लिए सक्षम नहीं हूं, एबिलिटी नहीं है मेरी, मैं संसद में आ नहीं सकता, उपस्थित नहीं हो सकता। फिर इस बात को कंसिडर करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष इसको किसको दे देंगे? हाउस कमेटी को सौंप देंगे। हाउस कमेटी को सौंप देंगे लोकसभा के अध्यक्ष और ये बोलेंगे कि आप जांच करो, पड़ताल करो, ये जो इंसान जेल में बैठा है हमें इसको संसद में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। तो जो जेल में बैठा हुआ सांसद है वो वहां से बोलेगा कि भाई मैंने शपथ तो ले ली, ओथ तो ले लिए, लेकिन मैं संसद में नहीं आ पा रहा हूं किसी कारण की वजह से, मुझे संसद में बुलाया जाए। तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष ये वाला जो मैटर है ना, ये हाउस कमेटी को सौंप देंगे कि एब्सेंस है, वो वाला कैंडिडेट उपस्थित नहीं है, तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। हाउस कमेटी जो भी बोलेगी वो माना जाएगा, लेकिन हाउस कमेटी के बाद में आपको वोट भी, वहां पर वोटिंग भी होती है बाकायदा। लोकसभा के अंदर अगर कोई ऐसा बड़ा अपराधी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है ना, देश विरोधी गतिविधियों में उसके ऊपर लॉ के अंदर वो बंद किया गया है, तो जिसके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है, गैर देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल था ना, इस चक्कर में वहां पर फिर वोटिंग होगी। तो या तो नॉर्मली हाउस कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा कि इसको आने दिया जाए, हाउस कमेटी की रिपोर्ट का अगर नहीं माना जाता है तो फिर वहां पर वोटिंग होगी, मतदान होगा और मतदान के माध्यम से अगर मतदान में जीत हो जाती है तो फिर उनको लाया जाएगा, वरना नहीं लाया जाएगा। और फिर इस बात को समझ लेते हैं क्या होगा यदि इंजीनियर राशिद को और अमृतपाल सिंह को दोषी करार दिया जा चुके, इनको सजा मिल जाए कि भाई ये दोषी है, ये कन्विक्टेड है, इन्होंने अपराध किया है, अब इनको सजा दी जाए। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में इनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी, इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, इनको सांसद नहीं माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह फैसला ले लिया जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे राहुल गांधी का केस लेते हैं। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई थी, है ना, और उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई थी, मेंबरशिप छीन ली गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जनता का प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा हो जाती है तो उसको फिर उसकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इन सच केस जिसमें आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जो आप एनएसए के अंदर जेल के अंदर बैठे हैं या यूएपीए के अंदर जेल में बैठे हैं, उस स्थिति में उनको दोषी करार देते ही उनकी मेंबरशिप या सदस्यता को कैंसिल कर दिया जाएगा। वहां पर फिर मायने ये नहीं रखता है कि कितने साल की उसको सजा हुई है या कितने साल की नहीं हुई है। तो डायरेक्ट अगर इनको दोषी करार दे दिया जाएगा हमारे कोर्ट के द्वारा, है ना, हमारे न्यायालय के द्वारा, तो इनकी डायरेक्ट सदस्यता या इनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये शपथ तो ले लेंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद ये जेल में वापस चले जाएंगे। जेल से अगर जरूरत पड़ती है तो बाकायदा इनको संसद में बुलाया जा सकता है ना, और हाउस कमेटी ये फैसला करेगी। उसके बाद में हाउस कमेटी अगर नहीं मानी जाती है तो मतदान के माध्यम से फैसला किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमें संसद में बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कैसा केस दर्ज है, किस मामले के अंदर वो जेल में बैठा है, और अगर इनको कन्विक्टेड, दोषी करार दे दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा तो फिर इनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।